हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज में ग्राफ के क्वेश्चन करने वाले हैं। किसके क्वेश्चंस? ग्राफ, वीआई ग्राफ के क्वेश्चन। बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद में आपको एक भी ग्राफ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। तो चले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन ने बुलाया द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर for the corresponding value of potential difference V across the resistor are given below। बच्चों, इस सवाल में हमें एक रजिस्टर दिया हुआ है और इसका रेजिस्टेंस है R। अब उस रजिस्टर में हमने डिफरेंट वैल्यू करंट की फ्लो कराई। कब? जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंट था। मतलब जब हमने करंट की वैल्यू को एम्पियर में लिया हुआ है, 0.5 रखा, तब उसमें पोटेंशियल 1.5। या हम ये कहें कि जब उसका पोटेंशियल 3 था तब उसमें I करंट फ्लो था, मतलब 1 करंट फ्लो था। जब उसमें पोटेंशियल 6.2 है तब उसमें करंट कितना है? 2। जब उसमें पोटेंशियल 9.3 है तब उसमें करंट 3 है। इसका मतलब इसको हमें प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, इसको हमें ग्राफ पे दिखाना है। दूसरी बात, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। जो ये रजिस्टर था इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये भी अपन को कैलकुलेट करना है। गॉट इट? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राफ की। जरा चेक करना भाई, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राफ की। सबसे पहले अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो चेक करना, ग्राफ में हमारे पास एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आप ये डिफाइन करोगे कि आपको एक्स एक्सिस में किसको रखना है और वाई एक्सिस में किसको रखना है। बेसिकली यहां ग्राफ हम बना किसके बीच में रहे हैं? यहां ग्राफ बना रहे हैं करंट और वोल्टेज के बीच में। तो मैंने क्या करना है, जो एक्स एक्सिस है यहां पे रखना है करंट को, और जो वाई एक्सिस है यहां पे रखना है वोल्टेज को। राइट, वी विल टेक करंट ऑन एक्स एक्सिस and voltage on y axis। इतनी बात कर रही, we will take current on x axis and potential difference that is voltage on y axis। अब जरा चेक करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका करते हैं ग्राफ ड्रॉ। देखिए, इसका मुझे करना है ग्राफ ड्रॉ। तो ग्राफ में हमने क्या किया है, x एक्सिस पे लिया i और v को लिया है y एक्सिस पे। तो आप यहां सबसे पहले ड्रॉ करें ग्राफ। ग्राफ में करें x और y। देखो, यहां पे हमने i लिखा है जो कि एम्पियर में है, और इधर हमने v लिखा है जो कि वोल्ट में है। राइट, आप सारे के सारे मेजरमेंट स्केल से करोगे। चलिए, करंट हमारे पास कहां तक है? 3 तक। तो मैंने यहां पे मार्किंग की 3 की, 1 2 और 3 इक्वल मार्किंग करोगे आप सब में। अच्छा, यहां पे हमारे पास 9 तक। तो अब यहां इतना स्पेस तो है नहीं, जो वहां आपको कॉपी मिलेगी तो वहां स्पेस होगा, और वहां भी स्पेस नहीं हो तो आप उसको स्केलिंग करोगे। तो चलिए, यहां मैं स्टार्ट करता हूं। ये तो आपका 0 है, मैंने किया 2 के गैप में रखता हूं, 4 6 8 और ये 10। राइट, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, दिस इज 10। हमने 2 को गैप कर लिया। अब जरा चेक करना भाई। अब देखो, यहां V और I का ग्राफ बनना है। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V I ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि आप ये पॉइंट रखोगे, पॉइंट रख के जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप गलती कर दोगे सवाल में। इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। करना क्या आपको कि जो V I ग्राफ है इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए, ओमिक कंडक्टर के लिए ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहता है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो सबसे पहले आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो भाई, और इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स पर रख दो। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या है, जब करंट 0.5 है उस समय वोल्टेज कितना है? 1.5। इसका मतलब जब करंट आपका कितना है 0.5, कहीं यहाँ होगा 0.5, उस समय वोल्टेज कितना है 1.5, ये कहीं होगा। एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ये आपका 0.5, ये आपका 1.5। तो ये वाला पॉइंट मिल गया। ये वाला पॉइंट कौन सा है? 0.5, 1.5, 0.5, 1.5। ऐसे करके दूसरा पॉइंट क्या है? 1 3। आपका 1 वाला पॉइंट कहीं यहाँ होगा, और ये 3 कहीं यहाँ होगा। एक आपका पॉइंट ये मिल जाएगा। कितना मिलेगा ये आपको? 1,3। दूसरा पॉइंट 2,6.2, 2 आपका ये है, और 6.2 कहीं यहाँ होगा, दिस इज 2। तो ये आपका पॉइंट मिल जाएगा आपको 2,6.2। ऐसे ही लास्ट वाला पॉइंट 3,9.3। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। राइट, लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन। लो भाई, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, और इसके बाद हमने पॉइंट को लिख दिया है। इतनी क्लियर है? अब बात करते हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अब बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस की। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला जो है R = डेल्टा V अपॉन डेल्टा I।
ये फॉर्मूला कहाँ से आया भाई? ओम्स लॉ से। ये फॉर्मूला कहाँ से आया आपका? ओम्स लॉ से। अच्छा, इस डेल्टा वी और डेल्टा आर का आई का मतलब क्या है जरा चेक करना। तो आर इज इक्वल टू डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चेंज इन पोटेंशियल का मतलब कितना होता है? V2 माइनस के V1 डिवाइड बाई, ये भी चेंज इन है, ये कितना होगा? I2 माइनस के I1। अब जरा चेक करना, तो पहले हम लोग निकालते हैं इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। इसका मतलब ये हमारे पास है I1, ये हमारे पास I1, दिस इज I2, I3 एंड दिस इज I4। सेम वे ये है V1, V2, V3 और ये है V4। क्लियर? तो हमें हर किसी का रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट मैं जो निकालता हूं वो निकालता हूं R1। तो R1 कितना होगा? V2 माइनस V1 डिवाइड बाई I2 माइनस I1। और ये होगा कितना? V2 कितना है अपने पास? 3 माइनस के 1.5 डिवाइड बाई I2 माइनस I1, इसका मतलब 1 माइनस 0.5। ऊपर कितना आ गया? 1.5 डिवाइड बाई 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 5 3 15। सो R1 निकल के आ गया अपने पास 3 ओम। क्लियर है? ये सिर्फ R1 आया अभी, टोटल नहीं आया। अब निकालो R2। सेम वे हम लोग कैलकुलेट करेंगे R2। जरा चेक करना भाई, सारी बातें मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है? अब कैलकुलेट करते हैं R2। R2 कितना आ जाएगा? R2 आ जाएगा V3 माइनस के V2 डिवाइड बाई I3 माइनस के I2। अब V3 माइनस V2 कितना है? V3 कितना है अपने पास? V3 है 6.2 और ये कितना है? 3। तो 6.2 माइनस के 3 डिवाइड बाई ये 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो ये कितना आ गया? देखो ये तो 1 हो गया और ऊपर कितना हो गया? 3.2 ओम। ऊपर आ गया 3.2 ओम। क्लियर है? ऐसे ही निकालो आप R3 क्या आएगा? R3 जो आएगा वो आएगा V4 माइनस के V3 डिवाइड बाई I4 माइनस के I3। तो बेसिकली यहां पर कितने पेयर बने? 1 2 3, R3 3 ही पेयर बनेंगे। अब ये कितना आ जाएगा? V4 कितना है अपने पास? 9.3 माइनस के ये कितना है? 6.2 डिवाइड बाई I4 कितना है? 3 माइनस के 2.0। R3 कितना आ गया? 9.3 माइनस के 6.2, तो ये आ चुका है 3.1 ओम। ये नीचे 1 बचा, इसका मतलब R3 अपने पास कितना आ गया? 3.1 ओम। और R2 कितना आ गया? 3.2। अब यहां देखो कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट निकल के आ रही हैं। मतलब R1 3 है, R2 कितना है? 3.2 है और R3 कितना है? 3.1 है। तो ऐसे सवाल में जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट आए तो आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए उसका एवरेज लेना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू तीनों सेम आती तो आंसर कोई एक हो जाता, लेकिन यहां डिफरेंट वैल्यूज हैं। जब भी ऐसे सवाल में रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं तब आप क्या करोगे? एवरेज। तो एवरेज कैसे लोगे? जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबको ऐड करो, डिवाइड बाई उतने से डिवाइड कर दो। इसका मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 और डिवाइड बाई 3। इतना क्लियर हो रहा है? अब जरा चेक करो। सो R इज इक्वल टू R1 कितना है? R1 है 3 ओम, 3 प्लस R2 कितना है? R2 3.2 प्लस R3 कितना है? 3.1 डिवाइड बाई 3। सो यहां से R कितना आ गया इसका? 3 प्लस 3.2 प्लस 3.1, इट इज 9.3 डिवाइड बाई 3। कैंसिल आउट करो, कितना आया? 3.1 ओम। सो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है 3.1 ओम। क्लियर है बच्चों? दिस इज द आंसर। इस सवाल में अगर किसी को और दिक्कत आ रही है तो वो मुझे कमेंट जरूर करें, पहले इतना नोट कर लो। क्वेश्चन बोला है VI ग्राफ फॉर 2 वायर्स A and B आर शोन इन द फिगर इफ बोथ वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ। बच्चों दोनों वायर्स का लेंथ सेम है, इसका मतलब LA इज इक्वल टू LB है, एंड सेम थिकनेस, इसका मतलब दोनों का एरिया भी इक्वल है, दोनों का एरिया भी इक्वल है। विच ऑफ 2 वायर इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ हायर रेजिस्टिविटी। कौन सा वायर रेजिस्टिविटी हायर से बना हुआ है? तो बच्चों रेजिस्टिविटी किस हायर मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई है? तो बच्चा जरा चेक करना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इसका मतलब यहां से जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो के। तो जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होगी। जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होगी। तो आप अब इस ग्राफ में ये देखो कि किस वाले वायर का रेजिस्टेंस हाई है, और आपको पता है VI ग्राफ के लिए जरा चेक करना। मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि अगर हमारे पास VI ग्राफ होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, क्या होता है? स्लोप। दैट मींस इसका जो tan थीटा है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को।
इसका मतलब ये हुआ कि जिसका एंगल बड़ा है, जिसका स्लोप ज़्यादा है, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। या मैं बोलूँ जिसका एंगल इक्वल है, एंगल बड़ा है, उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर चेक करो, ये एंगल है θ2 और ये एंगल है θ1, सपोज दैट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि θ1 एंगल ज़्यादा है θ2 से, मतलब मैं बोल सकता हूँ इस वाले ग्राफ में θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ tan लगाऊं तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। तो भैया स्लोप ए वाले वायर का जो स्लोप है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी वायर। जब इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इसका मतलब आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, और जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी। रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी। तो किस वायर का, किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई है? ए वाले वायर की रेजिस्टिविटी हाई है। सो वायर ए हैज हाई रेजिस्टेंस, वायर ए हैज हाई रेजिस्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।